आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। पहला वैल्यू एडेड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हम वैल्यू एडेड के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद 2 सेपरेट वीडियो आएंगी एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड के। ठीक है, तो वैल्यू एडेड क्या है बेटा? वैल्यू एडेड है द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है बेटा प्रोडक्शन, जो हम एक साल में जो कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ भी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है जो रॉ मटेरियल हमने यूज किया हुआ है हमारे प्रोडक्शन में। ठीक है, अब समझ में आया आपको? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा वैल्यू एडेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए का प्रोडक्शन किया साल में। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन है ये मेरा क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कुछ सामान ले रखा था, रॉ मटेरियल, उसकी वैल्यू थी 200 रुपीज। कितनी थी? 200 रुपीज। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? वैल्यू एडेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 800। ये 800 हमारे लिए क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड। ठीक है, वही देखो, वही फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि जो टोटल प्रोडक्शन किया हमने साल में, उसमें से जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू एडेड निकल के आ जाएगा। मतलब एक बार और अच्छे से समझते हैं कि मैंने 200 रुपए की चीज ली थी, उसको 1000 में बेच दिया। ठीक है, इसमें मैंने कितना एडिशन किया? जो चीज मैंने ली थी उसकी उस चीज में मैंने कितना एडिशन किया? वैल्यू का कितना एडिशन किया? 200 की थी, 1000 में बेच दी, तो 800 का एडिशन हुआ। इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड। ठीक है, जब भी हम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उससे जो निकल के आता है वो निकल के आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है वो हमसे ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछ लेता है एट मार्केट प्राइस या फिर एट फैक्टर कॉस्ट, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो वो हम आपको भी आप बता देंगे। लेकिन अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है तो उसका मतलब क्या है कि हमको वैल्यू एडेड मेथड से ही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को हमें वैल्यू एडेड मेथड से ही सॉल्व करना है। ओके, फॉर्मूला समझ में आया? अब फॉर्मूले में 2 चीजें हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने आपको बता दिया, सीधा सीधा जो रॉ मटेरियल है, आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब चलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने आपको बताया टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताया था कि प्रोडक्शन मेरा हुआ है 1000 का। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि प्रोडक्शन हुआ है 1000 का। ठीक है, तो यही मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करता है, वो हमको प्रोडक्शन सीधा सीधा नहीं देगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा नहीं देगा, वो हमको दे देता है सेल्स। क्या दे देता है? सेल्स। ठीक है, सेल्स। ओके, अब यहाँ पे भी 2 चीजें निकल कर आती है सेल्स से। हो सकता है सेल्स में वो आपको दे कि 1000 यूनिट सेल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमारा प्रोडक्शन कितना था? 1000 यूनिट। ठीक है, सेल्स कितनी होगी? 1000 यूनिट। तो अगर उसने आपको प्रोडक्शन ना दिया, ठीक है, उसने केवल ये दिया होता सेल्स इज इक्वल टू 1000 यूनिट एंड द एंटायर आउटपुट सोल्ड, जो पूरा हमने बनाया था वो पूरा का पूरा सोल्ड हो गया, तो जो सेल्स है वही तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, मैंने 1000 यूनिट बनाए थे, ऊपर मैंने अभी जो रेज कर दिए, 1000 बनाए थे, 1000 सोल्ड हो गए, तो जो सेल्स है इक्वल टू 1000 वही मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट था ना। तो अगर सेल्स दिया गया है और इंटायर आउटपुट सोल्ड हो जाता है तो वही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। देखो ये लिखा है, सेल्स में बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर सोल्ड। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरी सिचुएशन क्या बनती है?
सिचुएशन बनती है कि वही एग्जांपल लेते हैं कि ये देखो, ये हमको पता नहीं होगा लेकिन मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि मान के चलो मैंने 1000 का प्रोडक्शन किया था, ठीक है, ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट था, ठीक है, ये मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट था, ये हमको पता नहीं है अभी। क्वेश्चन में हमको दे रखा है सेल्स, ठीक है, कितना, उसने कहा सेल्स हुई है 700 यूनिट, ठीक है, उसने दे रखा है 700 यूनिट की सेल्स हो रखी है और आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है 300 यूनिट का। क्या क्लोजिंग स्टॉक बचा है कितने यूनिट का? 300 यूनिट का। मतलब क्या है, सेल्स हुई 700 यूनिट की और 300 यूनिट बच गए। तो सेल्स में जब मैं स्टॉक ऐड कर दूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। देखो 700 में 300 जोड़ूंगा 1000 आ जाएगा। देखो 1000 वैल्यू ऑफ आउटपुट, 1000 वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया ना। तो देखो वही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। नीचे देखो क्या लिखा है, अदरवाइज अगर इंटायर आउटपुट सोल्ड नहीं होता है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे चेंज इन स्टॉक किया मैंने तो क्लोजिंग स्टॉक बताया था। तो देखो चेंज इन स्टॉक यहाँ पे बेटा इसलिए है क्योंकि हो सकता है ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक रहा हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज इन स्टॉक लिखा है, ये आपका फॉर्मूला ही होता है। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक मान लो 50 बचा था, ओपनिंग स्टॉक हमारा 20 था, तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा 30। स्टार्टिंग में 20 था, एट द एंड ऑफ द ईयर 30 हो गया। जो चेंजमेंट आया स्टॉक वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं सेल्स में, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपको बता ही चुका हूँ। अब कुछ प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एड। अब प्रिकॉशंस क्या होता है? प्रिकॉशंस का मतलब है थोड़ी हमको सावधानी बरतनी है किन चीज़ों में। अब सावधानी कैसे बरती जाए, ठीक है। तो सावधानी बरतने का मतलब है हमको कौन कौन से आइटम इंक्लूड करने हैं वैल्यू एडेड निकालते समय और कौन कौन से आइटम इंक्लूड नहीं करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो हमको सारे आइटम्स देगा जब हमको क्वेश्चन मिलेगा, तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको कौन से आइटम इंक्लूड करने हैं और कौन से आइटम इंक्लूड नहीं करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में, आप इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ कर लो, लिखना हो आप लिख लो, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पेज की लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, आप जाके उस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इंक्लूडेड कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे वैल्यू एडिशन के समय में, ठीक है। तो पहला है कमीशन अर्न ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जैसे मैंने किसी की गाड़ी बिकवाई, ठीक है, लाइक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रू वैल्यू है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सेकेंड हैंड कार्स को सोल्ड करने का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनको एक कुछ कमीशन मिलता है, ठीक है। तो जो भी सेकेंड हैंड कार बेचने पर जो कमीशन मिलता है उस कमीशन को हम ऐड करेंगे वैल्यू एडिशन में, ठीक है। क्योंकि कमीशन एक रिवॉर्ड होता है, इसलिए वो वैल्यू एडिशन में जाएगा, ठीक है। ओके चलो, अब इंक्लूड क्या नहीं करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेल एंड परचेज हुई है सेकेंड हैंड गुड्स की, उसको इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका मतलब समझो। देखो जब कोई गाड़ी पहली बार बनी होगी, ठीक है, और वो मार्केट में सोल्ड हुई होगी, ठीक है, सेल हुई होगी या सोल्ड हुई होगी, तब हमने उसको एज अ आउटपुट कंसीडर किया होगा कि नहीं किया होगा, एज अ आउटपुट कंसीडर किया होगा ना। हाँ, तो वो पहले से ही आउटपुट में कंसीडर हो चुकी है, ठीक है, वो पहले से ही आउटपुट में कंसीडर हो चुकी है। अब वो दोबारा बेची जा रही है तो हम उसको दोबारा आउटपुट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आइटम क्या है जो इंक्लूड किया जाता है, वो है प्रोड्यूस्ड गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। ऐसी गुड्स जो मैंने प्रोड्यूस की है और मैं खुद ही उसको यूज कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू ऐड की जाएगी वैल्यू एडेड में। क्यों? क्योंकि अगर वो मार्केट में जाता तो सोल्ड होता तो उसका वैल्यू एडिशन जो था वो हमारे वैल्यू एडेड में आता, लेकिन मैंने वो खुद यूज कर ली, इस वजह से उसको यूज किया जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने वीट उगाया, ठीक है, मैं एक फार्मर हूँ, मैंने वीट उगाया और मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने खुद ही उसको कंज्यूम कर लिया। अब सोचो अगर मैं उसको बेचता तो कोई उसको खरीदता, उसको खरीदने
थी ना उस वीट की, तो इस वजह से उसको हम कंसीडर करते हैं वैल्यू एडेड में। अब दूसरा आइटम जो इंक्लूड नहीं किया जाता है वो आपके फॉर्मूले में ही था, इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तीसरा आइटम जो इंक्लूड किया जाता है, रेंट ऑन ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब क्या है, जैसे मैं, मेरा खुद का घर है, मैं उसमें रह रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मुझे उसका रेंट नहीं देना पड़ता, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू तो है, ठीक है। अगर मान के चलो इस घर में कोई और रह रहा होता तो वो रेंट देता देता या नहीं देता, तो उसकी जो एक इम्प्यूटेड रेंट वैल्यू है उसको ऐड किया जाएगा वैल्यू एडेड में, ठीक है। लास्ट आइटम जो ऐड नहीं किया जाता है वो है सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। कुछ ऐसी सर्विसेज जो हम खुद के लिए कर लेते हैं, ठीक है, लाइक प्लम्बिंग का कोई काम था, हमने खुद कर लिया, ठीक है। बच्चों को कोचिंग पढ़ानी थी, हमारे खुद के बच्चों को हमने खुद से पढ़ा दी, ठीक है, जैसे मम्मी पापा घर पे छोटे बच्चों को पढ़ा देते हैं कोचिंग, तो ये सर्विसेज क्या है, वो खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्विसेज है सेल्फ कंजप्शन की, उनको हम ऐड नहीं करते, क्योंकि जो सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन की होती है उनकी वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जाते हैं और कौन कौन से आइटम इंक्लूड नहीं किए जाते हैं वैल्यू एडेड में। एक बार इसको, इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आराम से समझ लीजिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के 2 मेथड्स की वीडियो आपको सेपरेट मिलेगी, तो मिलते हैं